हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारी लेक्चर 2 सीरीज ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आपका पूरा वेस्ट वाटर डिस्पोजल और ट्रीटमेंट के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है और इट्स माय फेवरेट टॉपिक वन ऑफ द। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने अच्छे से आज मैं आपका एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में यूनिट 2 देखेंगे। 45 क्वेश्चन नहीं, इसके साथ बहुत वास्ट डिस्कशन भी है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड करती जाऊंगी। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? द सरफेस वाटर क्वालिटी इज अफेक्टेड बाय डैश एंड इनफिल्ट्रेटेड फ्रॉम द रेन। देखो वो क्या कह रहा है, जो भी आपका सरफेस वाटर है ना, सरफेस वाटर जैसे कि आपके रिवर हो गए, लेक हो गए, इनका पानी कैसे अफेक्टेड हो जाता है, इसकी क्वालिटी कैसे अफेक्टेड हो जाती है। तो जो आपका रन ऑफ होता है, जैसे अभी बहुत सारी बारिश हो रही है तो आप क्या देखते हो कि वाटर लेवल जो भी सी का रहता है या रिवर का रहता है, तो आपका रिवर का वाटर लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये जो वाटर लेवल रहता है आपका रिवर का इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है कि बहुत सारा वाटर रन ऑफ अलग अलग आपकी सिटीज़ के अलग अलग एरिया से जा करके आपके रिवर में क्या हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है। और ये क्या कर देता है, आपके वाटर को इम्प्योरीफाई कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड डज वेस्ट वाटर कंटेन। देखो अगर हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं ना, तो वेस्ट वाटर में 99.9% आपका सॉलिड वाटर रहता है और 0.1% जो आपका रहता है, ये 0.1% आपकी इम्प्योरिटीज़ रहती है। और ये जो 0.1% इम्प्योरिटीज़ जो आपकी रहती है ना, इसमें से आपकी अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट, देखो दो तरीके के रहते हैं। एक होता है सस्पेंडेड सॉलिड, जिसको आप फिल्टर करके छान करके बाहर निकाल सकते हो, और दूसरा आपका रहता है डिजॉल्व सॉलिड, जिसको आप छान करके बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड का अमाउंट रहता है, ये रहता है आपका 45%। ये आपका सस्पेंडेड सॉलिड का अमाउंट रहता है, और बाकी का जो आपका बचा कुचा जो रहता है वो रहता है डिजॉल्व सॉलिड इसमें आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, है ना। नेक्स्ट स्लरी वगैरह भी रहती है कुछ परसेंट में, 20% ऑफ स्लरी रहती है आपका। नेक्स्ट आपका जो आपका बाकी बचा हुआ आपका डिजॉल्व सॉलिड रहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एल्गी एंड अदर एक्वेटिक प्लांट लीडिंग टू द डिटोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी कॉल्ड। देखो डेट्रियोरेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप वाटर में आप देखते हो कि वाटर अगर बहुत टाइम तक जमा हुआ रहता है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है एल्गी की, है ना। आप क्या देखते हो, एक लेयर आ गई एल्गी की। तो ये क्या कर देती है, ये जो आपके एयर आती है एल्गी की, या बहुत सारे आपके प्लांट्स वगैरह भी उग जाते हैं, है ना। तो ये सारे प्लांट्स क्या कर देते हैं, आपके वाटर को खराब कर देते हैं, है ना। तो ये जो आपके वाटर को खराब करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं, ये करते हैं आपका यूट्रीफिकेशन से। क्या होता है यूट्रोफिकेशन में, क्या होता है, जो आपकी एल्गी या ये सारे जो अलग अलग प्लांट रहते हैं, ये एक ऑयल लाइक सब्सटेंस को क्या करते हैं, अपने छोड़ते हैं। इनका जब फोटोसिंथेसिस और बाकी सारी चीज़ें होती है ना, जब ये अपना प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग करते हैं, उस टाइम पे कुछ इनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के कारण ये क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं आपके ऑयली सब्सटेंस, येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस छोड़ते हैं, जो आपके वाटर को क्या कर देता है, आपके वाटर को पूरा अनप्यूरिफाई कर देता है ना। और इसमें क्या बढ़ जाता है, आपका ऑर्गेनिक वेस्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये याद रखेंगे कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। आपके एल्गी वगैरह की बात करें तो एल्गी क्या करती है, यूट्रोफिकेशन करती है वाटर में, येलो कलर का सब्सटेंस को क्या करती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के कारण बाहर निकालती है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एट द हायर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीजेज। अगर आपका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये पूरा सही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने के कारण जो आपके बायोकेमिकल एक्टिविटी है, जो आपकी बायोकेमिकल एक्टिविटी है, ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब डिकम्पोजिशन क्या होने लगेगा, जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होने लगेगा। अगर जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होने लगेगा तो ये जो आपके अभी जो ऑक्सीजन है ये क्या लगने लगेगी, ज़्यादा लगने लगेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन रेट बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन रेट बढ़ने के कारण आपकी ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण से आपका टेम्परेचर बढ़ने पे जो वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना।
या डिसॉल्व जो ऑक्सीजन रहती है इसका अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि आपका क्या होने लगता है उस टाइम पे आपका डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाता है। देखो एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब भी हम बात करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड की, तो सस्पेंडेड सॉलिड दो तरीके के होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड मतलब कि जैसे ये पत्ते गिर गए आपके पानी में, है ना, या फिर आपकी मक्खी गिर गई, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है सस्पेंडेड सॉलिड, जिनको हम छान करके बाहर निकाल सकते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, या तो ये होगा ऑर्गेनिक, ठीक है, वैसे तो 3 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है ना। इनऑर्गेनिक जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट वगैरह आपका, तो ये इनऑर्गेनिक होता है। और क्या होता है, इनऑर्गेनिक के साथ होता है आपका एक ऑयली सब्सटेंस, जो वो सब्सटेंस जो वाटर के साथ मिक्स ना हो पाए। तो ये 3 तरीके के होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहता है ये होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, क्यों ये हार्मफुल है, क्योंकि इसमें आपके लग जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सारे कंपाउंड जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पाएँ, तो वो सारे कंपाउंड जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पाए, तो वो कहाँ पे क्या आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिक्चर में। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिक्चर में आते हैं तो डिसीज को लाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिक्चर में आते हैं तो किसको लाते हैं, डिसीज को लाते हैं। तो ये इसी तरीके से जब मैं एनवायरनमेंट पढ़ाती हूँ तो उसमें मैं कहती हूँ कि हमारा जो हीरो है ये कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर पिक्चर में आ जाएगा तो ये अपनी हीरोइन डिसीजेस को क्या करेगा, अपने साथ लेकर के आएगा। और पिक्चर कौन सी चल रही है हमारी, पिक्चर चल रही है आपकी ऑर्गेनिक वेस्ट की। पिक्चर कौन सी है आपकी, ऑर्गेनिक वेस्ट की। तो याद रखें ऑर्गेनिक वेस्ट से कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिक्चर में आ जाते हैं तो ये क्या कॉज करते हैं, डिसीजेस को कॉज करते हैं। तो इसलिए अगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ये जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनका डिकम्पोजिशन का रेट भी बढ़ जाएगा, और डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ने के कारण आपकी ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनहेल करते जाएंगे और डिकम्पोजिशन करते जाएंगे। इसलिए आपका जो ऑक्सीजन रहता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये क्या हो जाता है, इसका रेट कम हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, एंड वाइस वर्सा, टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉल्यूशन वेयर द पॉल्यूटेंट रीचेज द वाटर बॉडीज इनटू इज कॉल्ड। अगर आपका पॉल्यूटेंट कहाँ पहुँच गए, आपके वाटर बॉडीज में पहुँच गए तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी भी पॉइंट पे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉल्यूशन वेयर द पॉल्यूटेंट रीच द वाटर बॉडी इन पॉइंट। इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, इसको हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे हम बात करते हैं इन पॉइंट की कंडीशन में वो आ जाता है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। किसी एक पॉइंट की बात करो तो इसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या क्या अलग अलग कॉलोनी बना लेते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अलग अलग कॉलोनी बना के रहने लगेंगे यहाँ पे, ऐसे जैसे अपन लोग रहते हैं ना, इस तरीके से कॉलोनी बना के आप अपना खाना को डिकम्पोज करते रहते हैं। तो किसी एक पॉइंट की बात करोगे तो उसको कहते हैं पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, द एडिशन ऑफ सब्सटेंस और एनर्जी फ्रॉम फॉर्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आफ्टर द नेचर। क्या कह रहा है, द एडिशन ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको कोई एडिशन करो, है ना, किसी सब्सटेंस का या किसी एनर्जी का, डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो नेचर में, तो वो क्या होगा। देखो अगर आप किसी भी सब्सटेंस का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एडिशन कर रहे हो तो ये तो आप कर रहे हो ना एडिशन, इसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ सब्सटेंस और एनर्जी फ्रॉम फॉर्म्स द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, अल्टर द नेचर के अलावा आप कोई भी किसी भी चीज़ को आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो तो वो इम्प्योरिटी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एस्थेटिकली प्लीजेंट वाटर। अगर आप एस्थेटिकली प्लीजेंट वाटर की बात करें तो इनमें से कौन सी चीज़ उसमें होती है। तो देखो अगर आप बात करो एस्थेटिकली प्लीजेंट वाटर की, तो जो आप इंडस्ट्रियल यूज़ में जो आप वाटर को यूज़ करते हो वो कैसा रहता है, एस्थेटिकली प्लीजेंट वाटर रहता है। क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्री में जो भी वाटर यूज़ करते हो इसमें होनी चाहिए लो टर्बिडिटी। आपकी टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। आपका कलर, टेस्ट और ऑर्डर वगैरह ये सब भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। देखो टर्बिडिटी होती है आपकी लाइट की स्कैटरिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं टर्बिडिटी क्या होती है, लाइट की स्कैटरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड टर्बिडिटी। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि एक यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भर दिया,
ये सॉल्यूशन कौन सा है, वो गंदा नाली का पानी हमने यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ से क्या लाइट पासिंग कैपेसिटी आप देखो, अगर इसकी लाइट पासिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे लाइट पास नहीं कर पाएगा, लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लाइट पास कैसे करती है, लाइट की पास होने की टेक्निक ये होती है कि जब भी ये किसी बीकर में लाइट अगर टकराती है, अगर यहाँ पे हम कोई भी आपकी इम्प्योरिटीज़ डाल दी, तो जैसे ये लाइट टकराएगी तो लाइट स्कैटर्ड होके वापस आ जाती है ना। तो ये जो आपकी लाइट स्कैटर्ड, जितनी ज़्यादा आपकी इम्प्योरिटी रहेगी उतना कम आपका लाइट पास कर पाएगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफनली वो तो स्कैटर्ड होके बाहर चला गया, पास ही नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वाटर एब्सेंस इन वाटर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्या कह रहा है, कौन सा वाला, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वाटर एब्स्ट्रैक्ट। वाटर एब्स्ट्रैक्ट मतलब अगर आपने पानी को निकाल लिया, अब पानी को निकालने के बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो पानी को निकालने के बाद जो हम नेक्स्ट करते हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं आपका, आप जैसे ही सबसे पहले तो पानी को एक्सट्रैक्ट करोगे, पानी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको ट्रीट करोगे। और पानी को ट्रीट करने के बाद तो पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रीट करेंगे, फिर इसको ट्रीट करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके सप्लाई वगैरह है तो उसको क्या कर दोगे, अलग अलग कम्युनिटी को सप्लाई कर दोगे। जैसे पॉन्ड, लेक, यहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है ना वाटर का। तो इसके बाद कह रहा है डैश आर कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकली जनरेटेड, रिक्रिएशन, इरिगेशन एंड अदर्स। क्या कह रहा है कि आप ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, तो ये सारे क्या हैं, रिजर्वायर्स हैं। रिजर्वायर्स वाटर सप्लाई के लिए रहते हैं, है ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए रहते हैं, रिक्रिएशन के लिए रहते हैं, इरिगेशन के लिए रहते हैं, अदर यूज़ के लिए रहते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ द इंटेंडेड यूज ऑफ वाटर कैन बी अचीव द डिजायर्ड वाटर क्वालिटी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। जो फंक्शन होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी आपका इंटेंडेड यूज वाटर का रहता है उसको हम अचीव कर सकते हैं, है ना, मतलब कि जिससे हम वाटर की क्वालिटी को क्या कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट वो कह रहा है देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाटर यूज़ एंड इट्स रिक्वायर्ड क्वालिटी। वाटर के यूज़ की और इसकी क्वालिटी, रिक्वायर्ड क्वालिटी के बीच में एक डायरेक्ट यूज़ है। हाँ, अगर वाटर अच्छा होगा, साफ़ होगा तो हम ज़्यादा अमाउंट में उसको यूज़ कर पाएंगे, वाटर गंदा होगा तो हम उसको कम अमाउंट में यूज़ कर पाएंगे, है ना। उसकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हटा करके हम क्या कर देंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे थे ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट बैक्टीरिया एक्टिविटी इज़ इन रेंज। अगर आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा ऑप्टिमम आपका टेम्परेचर रहता है। देखो एरोबिक डाइजेशन के लिए या नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस के बाद ये रुक जाता है। जो आपका एरोबिक है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बंद हो जाता है ना। नाइट्रिफिकेशन भी बंद हो जाता है। और अगर आप इसको कम कर दो, 15 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो यहाँ से मीथेन रिलीज होने लगता है डिकम्पोजिशन के दौरान। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है टर्बिडिटी इन द वाटर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टर्बिडिटी काय के कारण होती है, टर्बिडिटी होती है आपके जो भी क्या आ जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड के कारण होगी या डिजॉल्व सॉलिड के कारण होगी टर्बिडिटी। देखो टर्बिडिटी होती है आपके सस्पेंडेड सॉलिड के कारण, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइट स्कैटरिंग कैपेसिटी को कहते हैं टर्बिडिटी। कितने अमाउंट में ये लाइट को क्या कर पा रहा है, स्कैटर्ड कर पा रहा है। तो डिजॉल्व सॉलिड तो वैसे ही खुले हुए हैं, सस्पेंडेड सॉलिड से लाइट क्या हो जाएगी, टकरा करके वापस आ जाएगी। तो जितने कम अमाउंट में आपकी लाइट ट्रांसफ़र होती है आपके सॉल्यूशन से, उतना ही ज़्यादा टर्बिडिटी होती है ना, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, टर्बिडिटी होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है सोडियम आयन कंट्रीब्यूटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाटर। जो आपका सोडियम आयन है, अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन बताता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, क्योंकि सोडियम आयन किसके फॉर्म में रहता है, सोडियम आयन आपके फॉर्म में रहता है डिजॉल्व फॉर्म में। जैसे कि हम बात करें सी की, तो सी में आपको क्या मिलता है, सोडियम आयन्स मिलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो आपका सोडियम आयन है ये क्या देगा आपको, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। नेक्स्ट वो कह रहा है
हाउ इज TDS एंड कंडक्टिविटी रिलेटेड? TDS और कंडक्टिविटी, TDS क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है। TDS क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड और अगर आप कंडक्टिविटी की बात करो तो इसके बीच एक रिलेशन होता है जो होता है TDS इज इक्वल टू 0.5 कंडक्टिविटी। मतलब कि देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्टिल वाटर लिया, एक बहुत ज़्यादा फेमस, यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंट जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर यहाँ पे डिस्टिल वाटर है और आपने क्या करा, यहाँ से बल्ब लगा दिया, ये आपने क्या लगा दिया? बल्ब, है ना, और यहाँ पे आपने लगा दी बैटरी, तो ये आपने पूरा बना दिया कनेक्शन। अब अगर आप डिस्टिल वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना चाहोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं होगी, मगर अगर आप इसमें आयन सॉल्ट्स डाल दो, अगर इसमें कुछ हम सॉल्ट वगैरह डाल दें तो क्या होने लगेगा? आप देखेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी तुरंत फ्लो होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको क्या मिल गया? कंडक्टर मिल गया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है। तो जो अगर टोटल आपके डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल टू 0.5% ऑफ इट्स कंडक्टिविटी, जितने ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड रहेंगे उतनी ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी, है ना, उसके 5% इसकी कंडक्टिविटी होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है नेक्स्ट वो कह रहा है कलर इज कंट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कलर की बात करें तो कलर किसके कारण होता है? तो कलर कॉजिंग, जो आपका कलर का रीज़न रहता है, ये क्या होता है? ये होता है आपका नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण। नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण कलर कैसे कॉज होता है? जैसे कि अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क का कलर कैसा है? मिल्क का कलर आपका वाइट है। आप देखते हैं आपका मिल्क का कलर प्योर वाइट रहता है ना। वाटर की बात करें तो वाटर रहता है कलरलेस, क्योंकि इनमें अलग अलग नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन क्या है? कलर का चेंज होता जाता है, इसलिए इसका कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके कारण? नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC ऑफ कलर्ड वाटर। अगर आप टोटल ऑर्गेनिक कार्बन अगर आप कलर्ड वाटर की निकालना चाहते हैं तो आपका जो टोटल ऑर्गेनिक आपका कार्बन रहता है, ये क्या कितना रहता है? ये रहता है आपका 100 से लेके 200 ppm तक, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये क्या कह रहा है? टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके लिए? कलर्ड वाटर के लिए। इसमें हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप बात करें TOC की, किसके लिए? ग्राउंड वाटर के लिए। तो TOC का जो रेंज रहता है ग्राउंड वाटर के लिए, ये रहता है 0.2 से 2 ppm तक। अगर आप बात करें सरफेस वाटर की, तो सरफेस वाटर के लिए रहता है 1 to 20 ppm, है ना। और इसके ऊपर अगर आप कलर्ड वाटर की बात करें तो कलर्ड वाटर का कितना रहता है? ये रहता है 100 से 200 ppm। जैसे कि आप अब बारिश का पानी नहीं देखते कि अगर किसी गड्ढे में भरा गया तो वो कैसा मटमैला सा हो जाता है, तो उसका कितना होगा? 100 to 200 ppm तक रहेगा। ppm जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इम्प्योरिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। ग्राउंड वाटर साफ रहता है, वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ कम रहती हैं, इसलिए 0.2 से लेके 2 ppm तक रहता है। सरफेस वाटर में इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपके आसपास की गंदगी भी उसमें मिक्स हो जाती है, इसलिए सरफेस वाटर में कितना रहता है? 1 से 20 ppm रहता है। तो इस तरीके से जो आपका वाटर है, ये इस तरीके से क्या हो रहा है? इस तरीके से आपका वाटर की कैपेसिटी या आपके वाटर का कंसंट्रेशन कलर के साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द लेवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर अ मॉडरेटली हार्ड वाटर। अगर आप मॉडरेटली हार्ड वाटर, देखो हार्ड वाटर की बात करोगे तो हार्ड वाटर में 2 तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। एक होती है परमानेंट इम्प्योरिटीज़ और दूसरी होती है आपकी टेम्परेरी इम्प्योरिटी। अगर परमानेंट इम्प्योरिटी की बात करो तो यहाँ पे 2 ही अकेले आयंस हैं, एक होता है आपका मैग्नीशियम और दूसरा होता है कैल्शियम। तो ये जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम है, यही दोनों आयंस हैं जो किसके लिए रहते हैं? आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर आप सल्फेट सॉल्ट भी कह सकते हैं। सल्फेट सॉल्ट भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए, है ना। तो ये जो आपका तीनों चीज़ें हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए। अगर आप इसको परमानेंटली हार्ड वाटर, अभी आगे मैं बताऊंगी परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है। टेम्परेरी हार्डनेस जल्दी ट्रीटमेंट के कारण निकल जाती है। देखो टेम्परेरी हार्डनेस क्या क्या रहती है? टेम्परेरी हार्डनेस जैसे कि आपके कार्बोनेट्स हुए, जितने भी आपके कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट सॉल्ट वगैरह हैं, तो ये सारे आते हैं आपके काय में टेम्परेरी हार्डनेस में आते हैं। तो अगर हम हार्डनेस की रेंज की बात करें कि कैल्शियम के लिए कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपकी हार्डनेस कितनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए आपकी हार्डनेस होती है, ये होती है रेंज बिटवीन 100 to 50 to 100 ppm, है ना। कैल्शियम से याद रखो, कैल्शियम क्या मारता है? सेंचुरीज, हाफ और फुल,
कैल्शियम क्या मारता है? सेंचुरी, हाफ और फुल। तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। कैल्शियम क्या मारता है? हाफ और फुल, सेंचुरी, क्योंकि ये परमानेंट बनता है ना, परमानेंट हार्डनेस को देता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हाउ इज हार्डनेस रिप्रेजेंटेड। अगर आप हार्डनेस का रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो आप हार्डनेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हार्डनेस का रिप्रेजेंटेशन होता है हार्डनेस इज इक्वल टू 2 कैल्शियम, ये होता है 2 Ca 2 प्लस, है ना, प्लस 2 Mg 2 प्लस, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये दो तरीके की होती हैं, कौन सी? परमानेंट और टेम्परेरी। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद 20 क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरीन इन वाटर। क्लोरीन का क्या रोल हो रहता है वाटर में? देखो क्लोरीन, आप कहते हो ना क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, है ना, तो ये जो क्लोरीन फ्लोरीन रहता है, ये क्लोरीन क्या करता है? वाटर को ट्रीट करता है। ये क्या करता है? आपके सारे बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है ना, मगर इसका भी कुछ लिमिट रहता है। अगर आपका लिमिट कुछ क्लोरीन का अगर आपका लिमिट बढ़ जाता है तो इसके कारण आपके टेस्ट और ऑर्डर ख़राब हो जाता है। मतलब कि आपका स्वाद, जो कई बार हम कहते हैं ना कि पानी कैसा बेस्वाद है, इसमें शायद दवाई ज़्यादा डाल दी है। टैप वाटर कई बार हमारा अच्छा टेस्ट का नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा, क्लोरीन की अमाउंट क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप आरओ का पानी पीते हो तो कैसा लगता है? मीठा मीठा सा स्वाद देता है ना। तो वैसे ही उसी तरीके से यही है आपका टेस्ट और ऑर्डर। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो क्लोरीन का अमाउंट किससे एक्सीड नहीं रहता होना चाहिए? 2 mg पर लीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्लोरीन का अमाउंट 2 mg पर लीटर से एक्सीड हो जाएगा तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, है ना। और अगर हम बात करें आपके जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर में जो आपका क्लोरीन का अमाउंट रहता है, ये कितना रहता है? अबाउट 10 mg पर लीटर, है ना। सो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, जिसमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये आपका पार्ट 1 है और इसी का जल्द मैं पार्ट 2 भी अपलोड करने वाली हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।